क्या रीजनिंग था, में, सारा एडम? हाँ, सारा एडम ये। चलिए रीजनिंग में अगला टाइप लगा लीजिए, देख लीजिए। पांचवा टाइप है, छठा टाइप है। माइक म्यूट कीजिए। आज इसमें टाइप करेंगे कि घंटी बजती है, जिसे हमारी घंटी दीवार घड़ी में 1 बजे 1 बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार बजती है, 4 बजे 4 बार बजती है। एक तो ये वाला क्वेश्चन। एक इसी में क्वेश्चन होगा कि जिसे 5 बार बजने में कितना समय लेती है, 22 बार बजने में कितना समय लेती है, या ये कह सकते हैं कि 1 घंटे में कितनी बार बजती है। तो वो है अंतराल, बजने का अंतराल, कितना टाइम लेती है। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो पहले ये टाइप करते हैं, क्वेश्चन देखिएगा। यदि एक घड़ी, किसी का माइक खुला हुआ है, बंद कर लीजिए। कोई एक घड़ी प्रति घंटे में 13 बार बजती है। तो 13 बार बजती है तो 7 बार बजने में कितना समय लेगी। तेरह बार बजती है, सात बार बजने में कितना टाइम? जितनी ज्यादा बार बजेगी उतना ज्यादा टाइम लेगी। तो कितना टाइम लेगी? तो इसको हम सीधी सीधी ट्रिक से करेंगे। T1 बटे N1 माइनस 1 बराबर T2 बटे N2 माइनस 1। ये ऐसा नहीं करना है कि इतने में इतना तो इतने में, ऐसा नहीं करना। करने को तो ये ऐसे करने की कोशिश करते हैं। 13 बार बजने में कितना टाइम लगा रही है? 1 घंटा। तो 1 घंटे का टाइम लगता है 13 बार बजने में। 7 बार बजने में कितना टाइम लगेगा? ये हमारा गलत है। ऐसे ये ट्रिक लगाएंगे, इस ट्रिक से करेंगे। T1 कितना ले रही थी? 1 घंटा। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट बटे N1 माइनस 1, 13 में से 1 माइनस कर दिया, 12 रह गया बराबर T2 इसने पूछा है बटे N2 7 बार, 7 में से 1 कम किया, 6 रह गया। अब इसको काट पीट कर लीजिए। 12 पंजे 7 और T2 आ गया 6 पंजे 30, आधा घंटा। इस तरह से करना है इसको। एक और देख लीजिए। अभी तो कई लोग नहीं आए, किसी को दिक्कत हो रही है क्या आने में? कुछ लोग कर नहीं पाते हैं। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन। एक दीवार घड़ी 14 सेकंड में
8 बार बजती है, 8 बार बजती है। तो वह 22 सेकंड में कितनी बार, चाहे इधर से इधर पूछे, चाहे इधर से इधर पूछे, कभी समय पूछेगा, कभी कितनी बार पूछेगा। मुकेश सैनी बोलिए आंसर क्या रहा है? सर 10 आ रहा है क्या? 10। और किसी का कोई? तरुण कुमार बोलिए। सीधा सीधा कीजिए। T1 आपको 14 दे रखा है, N1 8 दे रखा है, तो 8 में से 1 घटाए 7 रह गया। T2 आपको दे रखा है T2 22 सेकंड, और N2 पूछा है, N2 -1 सर 12 सेकंड आ रहा है। ये 7 दूनी 14 काटा और 2 से ये 11 बार, तो ये आया 12 N2 बराबर, ये देखिए N2 -1 बराबर 11 है, तो N2 बराबर, ये -1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 12 बार। कोई इसको एकदम 10 कर देगा, घटा देगा, इसमें से ध्यान रखना है, ये मिस्टेक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, और एक सीधे सीधे कि 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 5 बजे 5 बार, 7 बजे 7 बार। तो इस तरह से अगर बचती चली जाए तो 12 घंटे में कितनी बार, ये भी बात है। सर बैक करने को कोशिश जी। यहाँ समय दिया था इतने सेकंड में, इतने मिनट में, इतने घंटे में। अब कहेगा बजे, वो अब कहेगा 1 बजे 1 बार, ऐसे 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 7 बजे 7 बार। इस तरह से अगर बजती चली जाए तो कहेगा 12 घंटे में कितनी बार बजे। कभी तो 12 घंटे में पूछता है, कभी कहता है 24 घंटे में कितनी बार बजेगी, कभी 48 घंटे में कितनी बार। तो इस तरह से ये कई तरीके से क्वेश्चन को पूछता है, कभी 36 घंटे में कितनी बार बजेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन देखिए, एक दीवार घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, और आगे भी इसी क्रम में बजती रही, इसी क्रम में बजती रही। तो ज्ञात करें। इसमें पहला क्वेश्चन है 12 घंटे में कुल कितनी बार बजेगी? 78 बार। ये आगे आंसर 78 बार। दूसरा है 24 घंटे में कुल कितनी बार बजेगी? 156 बार। इसका 156 आता है। और 36 घंटे में कितनी बार बजेगी?
48 का ही पूछ लेगा। कहेगा 3 दिन में कुल कितनी बार बजेगी, 3 दिन में, 2 दिन में कुल कितनी बार बजेगी। तो इस तरह से पूछता है। आपको इसमें क्या करना है, प्रोग्रेसिव टोटल करना है। 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बार, ये वाला प्रोग्रेसिव है। 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार। इस तरह से 12 बजे तक ये टोटल। और 12 बजे, 12 के बाद फिर से ये इस तरह से कहानी चालू हो जाती है। 12 बजते मैक्सिमम, तो 12 तक का टोटल करना। जितने राउंड लेगी 12 तक का टोटल करना, हर बार 12 का टोटल करना। तो लगातार n संख्याओं का योग कितना होता है, n प्लस 1। लास्ट तक क्या 12 का 234 फिर से बोलिए, क्लियर नहीं हुई पर सर। 234 है का लास्ट वाले का आंसर। लास्ट वाले का 234। हाँ देखते हैं अभी 234 है क्या। इस तरह से लगातार n संख्याओं का टोटल करेंगे हम। तो 12 n संख्याओं का टोटल कितना आएगा, 12 गुना 13 बटा 2, 2 12 13 6 78 बार बजेगी एक राउंड। एक राउंड जो पूरा होगा उसमें 78 बार। तो 12 घंटे में तो हो गया 78। 24 घंटे में ऐसे 2 राउंड लगेंगे 78 के। 78 गुना तो ये हो गया 2 8 16, हासिल 2 14 और 156 बार। और 36 घंटे में 12-12 घंटे के 3 राउंड लगेंगे। तो 78 गुना 3 8 24, हासिल 2 3 7 21 और 2 23, 234। इस तरह से ये 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, कीजिए बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। कभी रेलगाड़ी चलती है, कभी बस चलती है और एक निश्चित अंतराल पर चलती है। ये गाड़ियां एक निश्चित अंतराल पर रिपीट होती है। तो इस तरह से पूछता है, इंक्वायरी पर पूछताछ होती है कि अगली गाड़ी किस समय पर। अगला टाइप कर लीजिए। बस स्टैंड हो सकता है ये, या ये रेलवे स्टेशन हो सकता है, या एयरपोर्ट हो सकता है। एक निश्चित अंतराल पर ट्रेन जाती है, निश्चित सर्विस होती है। ये इसको सर्विस बोलेंगे कि 15 मिनट की सर्विस है, आधे घंटे की सर्विस है। तो इस तरह से ये सर्विस होती है और इंक्वायरी पर बात की जाती है। इंक्वायरी पर कुछ जानकारी हासिल की जा रही होती है। इस तरह से मान लो ये वाली एक गाड़ी थी जो 10:20 पर गई और 2 घंटे की सर्विस है। तो 2 घंटे की सर्विस है, तो अगली जो जाएगी वो कब जाएगी। अब अगली चाहे इसको मान लीजिए, चाहे इसको मान लीजिए। ये 10:20 पर ये जाएगी, तो 2 घंटे की सर्विस है। तो अगर ये पूछता है कि इससे पहले कब गई, इससे पहले की बात करेंगे 2 घंटे पहले कर लीजिए, 8:20 पर गई होगी। ये 8:20 पर गई, ये 10:20 पर गई। अगली अब जो जाएगी वो 10 में 2 और जोड़ दिया, 12:20 पर जाएगी। 2 घंटे की सर्विस। तो इंक्वायरी पर कहीं भी अचानक अभी 15 मिनट पहले गाड़ी गई, ठीक 15 मिनट। तो 15 मिनट पहले गई है, तो ये 8:20 पर ही तो गई है, 8:20 पर गई है, यानी 15 मिनट पहले गई। ये जो इंक्वायरी का जो गैप है और गाड़ी जाने का वो सिर्फ 15 मिनट। तो 15 मिनट का गैप इसमें से 8:20 पर गई है। तो इंक्वायरी कितने टाइम दी गई है, 8:20 में 15 हो रहा है।
तो ये 8:35 पर इंक्वायरी, 8:35। तो कहता है कि अब गाड़ी कितनी देर बाद जाएगी। 8:35 पर तो इंक्वायरी दी गई है, तो अब गाड़ी कितनी देर के बाद जाएगी। तो जब आपको मालूम है कि 2 घंटे का गैप रहता है, 2 घंटे में से 15 मिनट का गैप तो निकल गया, इधर को कितना बचा। या ये समय कर लीजिए 10:20 पर जाएगी अब अगली, तो 8:35 और 10:20 का डिफरेंस कितना होगा, कर लीजिए इतनी देर में जाएगी। या तो 2 घंटे में से 15 घटा लीजिए तो इधर का गैप आ जाएगा, या 8:35 को 10:20 में से घटा लीजिए तो भी आ जाएगा, बराबर है। तो 2 घंटे में से 15 मिनट का, तो ये हो गया 1 घंटा 45 मिनट के बाद, 1 घंटा 45 मिनट के बाद। इस टाइम से अगर गैप पूछ रहा है कितनी देर के बाद जाएंगे तो 1 घंटा 45 मिनट, और ये पूछता है कितने टाइम पर जाएगी तो 10। यहीं से हम किसी भी गाड़ी का पता कर सकते हैं। अगली गाड़ी कब जाएगी, तो ये हो गई अगली गाड़ी। देखिए क्वेश्चन को सर एक बार दोबारा समझा दीजिए। अगले क्वेश्चन में देख लीजिए, इसमें आ रहा है निकल क्वेश्चन भी लिख लीजिए। एक वर्ष हर 30वें मिनट पर, हर 30वें मिनट पर जयपुर से बंबई के लिए पूछताछ क्लर्क द्वारा एक यात्री को बताया गया, एक यात्री को बताया गया कि बस 15 मिनट पूर्व ही जा चुकी, है। अगली बस 11:35 AM पर निकली। इस समय पर पूछताछ क्लर्क ने यात्री को सूचा। कुछ इस तरह क्वेश्चन आते हैं जिसमें इंक्वायरी से रिलेटेड होते हैं। क्वेश्चन आसान होते हैं। आया किसी का आंसर?
के कैमरा माइट अलाउ ना होने की वजह से प्रॉब्लम आती है। आया आंसर? देख लीजिएगा नहीं आ रहा है तो। कह रहा है हर 30वें मिनट पर जाती है, हर गाड़ी के बीच में जो गैप है वो 30 मिनट का है। ये क्लियर, दो गाड़ियों के बीच में 30 मिनट का है। 30वें मिनट का, 30वें मिनट का, हर 30 मिनट पर जाता है, 30 मिनट पर जाता है। अब कह रहा है कि यात्री को जो सूचना दी है तो कह रहा है 15 मिनट पहले ही गाड़ी गई, यानी ये जो यात्री को सूचना दी है इसने यहाँ पर, तो ये 15 मिनट पहले ही गई है। ये जो गाड़ी गई है इससे पहली वाली, ये 2 नंबर गाड़ी हो गई, 1 नंबर गाड़ी, ये 15 मिनट पहले गई। और ये भी कह रहा है कि अगली गाड़ी अब 11:35 पर जाएगी। तो जब 11:35 पर अगली जाएगी तो इससे पहले वाली कब गई होगी? 30 मिनट पहले गई होगी, यानी 11:05 पर गई होगी, क्योंकि हर गाड़ी के बीच में जो गैप है वो आधे घंटे का है, तो आधा घंटा पहले गई होगी पहली गाड़ी, तो 11:05 पर गई होगी। अब यह कह रहा है कि 15 मिनट हुए हैं गाड़ी को जाएगी, यानी जो सूचना दे रहा है 15 मिनट पहले ही गई है गाड़ी, तो 11:05 पर तो चली गई, उसके बाद 15 मिनट गुजरे हैं, तो ये सूचना कब दी गई होगी? 11:15 मिनट ऐड कर लीजिए इसमें 11:05 में, तो ये हो गया 11:20 पर ये सूचना इसको यात्री को। अब इसमें ये भी पूछ लेगा कि कितनी देर बाद अगली गाड़ी जाएगी, तो 15 मिनट तो गुजर गए ना, तो 15 मिनट ही और लगेंगे अगली गाड़ी का, क्योंकि टोटल 30 मिनट का अंतराल है। तो चाहे तो हमसे ये पूछ ले और चाहे ये पूछ ले, तो यहाँ पर आंसर आएगा 11:20 AM का टाइम, ये आंसर ठीक है। एक और देखिए, दिल्ली के लिए हर 6 घंटे में ट्रेन खुलती है। पूछताछ केंद्र पर ये हर 6 घंटे के बाद लिखा है, हर 6 घंटे में ट्रेन खुलती है। पूछताछ केंद्र पर मुझे पता चला दिल्ली के लिए 35 मिनट पहले ट्रेन खुली है। अगर अभी 11:45 AM हुए तो अगली ट्रेन कब खुलेगी? 6:10 पे, 5:10 पे, AM PM PM 5:10। और कोई बोलिए?
ये 5:10 PM बिल्कुल ठीक है। जो नहीं कर पा रहे हैं वो अभी जैसे क्वेश्चन किया था वैसे ही बनाने की कोशिश कीजिए। पहली ट्रेन है ये जाएगी और हर 6 घंटे को चल रही है, गैप हो गया 6 घंटे। जो सर्विस है वो 6 घंटे की सर्विस है। अब जब पता लग रहा है तो कह रहा है कि जब पता चला 35 मिनट पहले ही खुली है, यानी ये भी गैप ये 35 मिनट 11:45 ये टाइम 11:45 का हो रहा है। तो जब इसे 11:45 अब बज रहा है तो 15 मिनट 35 मिनट पहले ही तो गई है, तो क्या बजे गई होगी? 35 घटा लीजिए 11:45 में से, तो 11:10 पर ये ट्रेन गई। 35 मिनट पहले ही तो गई है, यही तो बता रहा हूँ। तो 11:45 में से 35 कम किया तो 11:10 पर गई थी ट्रेन। अगली कब जाएगी? 6 घंटे के बाद जाएगी। तो 11:10 में 6 घंटे ऐड कर लीजिए। ये पूरा जो गैप है वो 6 घंटे का गैप है। तो 11:10 में पहले 11 में 1 घंटा ऐड कर लीजिए, 12 हो जाएगा। 12 में 5 और कर लीजिए तो 5:10 का टाइम 5:10 पर जाएगी, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन आसान होता है लेकिन लैंग्वेज लंबी है। सर एक बार उठा दीजिए 11:10 इसको हटा देते हैं, दोबारा से करते हैं। पहली ट्रेन ये गई थी और ये दूसरी ट्रेन जा रही है। हमें मालूम है 2 ट्रेन के बीच में गैप है तो 6 घंटे। अब बीच में कहीं पता लगा है इसको कि ट्रेन तो मात्र 35 मिनट पहले गई, यानी जब पता लगा है उससे और जाने के बीच में गैप मात्र 35 मिनट का है। और ये जो टाइम हो रहा है वो 11:45 का टाइम हो रहा है। तो जब 11:45 यहाँ बज रहे हैं और 35 मिनट पहले गई तो 11:45 में से 35 हटा दीजिए, यानी 11:10 पर ये ट्रेन गई पहले। दूसरी कब जाएगी? 6 घंटे। तो 11:10 में 6 घंटे जोड़ लीजिए। 11 में 1 घंटा जोड़ेंगे तो 12 बज जाएंगे और 12 के बाद फिर 5 घंटा और जोड़ लीजिए तो 5:10 का। यही पूछा है क्या बजे जाएगी अगली, और ये पूछकर कितनी देर के बाद जाएगी अगली ट्रेन। तो 35 मिनट तो इधर अंतर हो गया, तो इधर कितना बचा? 6 घंटे में से 6 घंटे में से 35 कम कर लीजिए तो 5 घंटे और ये हो गया कितना हो गया? ये घटा लीजिए 60 में से 35 25 मिनट। 5 घंटा 25 मिनट का इसे इंतजार और करना पड़ेगा। क्या हुआ? कैसे माइक गड़बड़? इसका माइक गड़बड़ कर रहा है। चलिए फ्लैश पर देश में सर्वोच्च सत्ता धारक कौन है? सर्वोच्च सत्ता धारक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कहेंगे, प्रधानमंत्री कहेंगे, मंत्री, संसद को कहेंगे, पूरी को, जनता को कहेंगे, प्रेस या सर्वसत्ता है। जनता। जनता सर्वोच्च सत्ता धारक जनता होती है। अम्ल राज में वो केमिकल कौन कौन से होते हैं? HNO3 एक्वारेजिया भी कह देते हैं इसको, एक्वारेजिया।
HCl और नाइट्रिक एसिड होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किस अनुपात को 1:3 में। 1:3। नहीं गलत कर रहा है, 3:1 होता है। अगर आप HNO3 इधर लिखेंगे तो 1:1 आएगा। HNO3 का 1:1 होता है, HCl का। ये इस तरह से याद कर लीजिए, जिसमें 3 है उसमें 3 नहीं होगा, उसमें 1। हमने ये उल्टा लिख दिया था इसलिए उल्टा है, तो इसके साथ में कनेक्ट करके लिखिएगा। झुंझुनू, बताइए झुंझुनू नाम की जो जगह है वो किस लिए प्रसिद्ध है? झुंझुनू, ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तांबे की खान, जिसको हम फुलरीन कहते हैं। फुलरीन, ये क्या होता है? फुलरीन किसको कहते हैं? कार्बन 60 के लिए फुलरीन कहा जाता है। ये भारत रत्न अनुच्छेद पाता है। सर कोबाल्ट 60 है या कार्बन 60 है? फ्लोरीन। सर ये फ्लोरीन जो है ये कार्बन 60 है, वो कोबाल्ट 60 है। कार्बन 60, कोबाल्ट 60 तो कोबाल्ट होता है, अलग होता है। इसके अंदर 60 कार्बन का होता है, कार्बन 60। ये भारत रत्न जो नंबर पर आता है, नंबर 1, नंबर 2, इस तरह से भारत रत्न प्राप्त करता कितने नंबर पर आता है? इस तरह से भारत रत्न प्राप्त करने वाला कितने नंबर पर आता है? ये अनुच्छेद 18 में दिए जाते हैं। उपाधियों का जो अंत किया गया है उसी में भारत रत्न दिया जाता है। लेकिन वरीयता क्रम क्या है? 7 का। वरीयता क्रम में 7 का पर आते हैं। रूस की संसद क्या कहलाती है? रूस की संसद को हम क्या बोलते हैं? ड्यूमा। जो विडाल टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट में किस चीज का पता लगता है? टाइफाइड का। टाइफाइड का। टाइफाइड रोग के लिए हो जाता है। जादू टोना, ये कौन से वेद में आते हैं? अर्थवेद में। अथर्ववेद। जादू टोना आदि अथर्ववेद। कार्डियक साइकिल कितने सेकंड की होती है? कार्डियक 0.8 सेकंड। हाँ, 0.8 सेकंड। जो एक साइकिल पूरी होती है कार्डियक की, वो 0.8 में पूरी हो जाती है, लब डब की। जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो गांधी जी के साथ वो कौन पत्रकार था साथ में? क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम गांधी जी के साथ पत्रकार कौन था? ये लुई फिशर। लुई सर क्विट इंडिया का मतलब भारत छोड़ो आंदोलन वाला? हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था तो गांधी जी के साथ एक विदेशी पत्रकार था, उसका नाम था लुई फिशर। चिहू माहुआ नाम की जगह किस लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा इसलिए प्रसिद्ध है, कोडरमा को याद आ रहा होगा, कोडरमा की खान औरत के लिए, और चिहू माहुआ की खान चांदी के लिए। चांदी के सर ये कोडरमा जो है अवरक्त के लिए है। अवरक्त की खान है कोडरमा।
सर बैकलो बद्रीनाथ मठ है, ये जो बद्रीनाथ मठ है वो किस देवता के लिए है? कौन सा? बद्रीनाथ विष्णु भगवान के लिए। हाँ, विष्णु देवता के लिए। रैंड नाम की मुद्रा किस देश की है? दक्षिण अफ्रीका के। ये दक्षिण अफ्रीका की है, दक्षिण अफ्रीका। अश्वक्षांश कितने से कितने तक रहता है? ये माइक म्यूट कीजिए और बातें हो रही है इसको बंद रखिए। अश्वक्षांश से लेकर के 35 डिग्री तक रहता है। ये ग्रीष्म काल में मछलियां क्यों ज्यादा मरती हैं? ये मछली ज्यादा क्यों मरती है? बताइए कोई कारण। क्योंकि गर्मी में ऑक्सीजन का अपक्षय ज्यादा होता है। ऑक्सीजन का अपक्षय जो वेस्टेज है ज्यादा हो जाती है, इसलिए ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये मरती है। जौरविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय। ये एक कृत्रिम हृदय है। यह प्रेस पर सारे प्रतिबंध समाप्त किसने किए थे? प्रेस पर जितने भी प्रतिबंध थे वो सारे प्रतिबंध समाप्त कर दिए थे, फ्री कर दिया। ये कौन था वायसराय? मेटकाफ। मेटकाफ ने बिल्कुल सब कर दिया था। सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन कहलाता है? सार्वजनिक धन का संरक्षक किसको बोला जाता है? कैग को बोला जाता है। कैग सार्वजनिक पब्लिक जो वेल्थ है उसको संरक्षित करता है। अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सा विधि प्रयोग करेंगे? पानी की अस्थायी कठोरता हम दूर मैग्नीशियम कैल्शियम और नहीं, दूर कैसे करेंगे सर? इसे परमिट विधि से करेंगे। उबाल कर उबाल करके दूर कर सकते हैं। एक विधि और है, क्लार्क विधि से दूर कर सकते हैं। ये परम्यूटेड विधि तो स्थायी के लिए होती है। परम्यूटेड और कैलगन विधि स्थायी के लिए होती है, ये क्लार्क वाली अस्थायी के लिए। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, हरित गृह प्रभाव होता है, इसमें जो कौन सा विकिरण है जिसको वो सतह एब्जॉर्ब करती है? जो सतह एब्जॉर्ब करती है ये कौन सा विकिरण है? ये अवरक्त होता है, ये परावैंगनी होता है, या श्वेत प्रकाश होता है? कौन सा ये एब्जॉर्ब करती है? सर अवरक्त। अवरक्त करती है। जो सबसे ज्यादा गर्माहट जो सूर्य से आती है हमारे तक, वो अवरक्त की वजह से ही आती है। ये जो सतह, जो हरित गृह प्रभाव वाली सतह एब्जॉर्ब करती है, वो अवरक्त को करती है। जब ओजोन परत किसको करती है? परावैंगनी को। ओजोन लेयर परावैंगनी को करती है। ध्यान रखिएगा, परावैंगनी को ओजोन परत करती है और अवरक्त के लिए हरित गृह प्रभाव करती है।
सहकारी जो बैंकें होती हैं, सहकारी बैंकों पर आरबीआई का पूर्ण नियंत्रण होता है या आंशिक होता है या नहीं होता है? नियंत्रण देखने को मिलता है। बोलिए, आरबीआई का नियंत्रण क्या सहकारी बैंक पर होता है? सर नहीं होता। होता है, आंशिक नियंत्रण होता है सहकारी बैंकों पर। सहकारिता के अंदर में कौन आती है तो फिर? सहकारी बैंक जो होती है वो कुछ संस्थाओं को मिला करके बैंक बनाई जाती है, आपस में मिलजुल करके चलाई जाती हैं। सहकारिता जो कहते हैं ना, सहकारिता, एक दूसरे को लाभ दिया जाता है, वो सहकारिता होती है। कुछ पैसा इकट्ठा किया जाता है, उस पैसे से अब जो सदस्य हैं, इन सदस्यों को ही ये इसका लाभ मिलता है, मिला और उसके बाद वापस फिर आ गया, वो पैसा, वो फंड उतना ही रहता है। ये सहकारिता होती है, इस पर आंशिक नियंत्रण होता है। चूंकि वो पैसा उन्हीं लोगों का होता है, उन्हीं के बीच में चलता है, ये किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं लेते देते, तो इसलिए पूर्ण नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है इस पर। ये जो सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है, सिंधु नदी वो कहां करती है? सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है कुछ, तो किस जगह पर करती है पाकिस्तान में? वो कौन सी जगह है जहां पर सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है? ये पहले से भी इंडिया में रहती है, सिर्फ कुछ हिस्सा इसका पाकिस्तान में जाता है। तो ये पाकिस्तान में प्रवेश किस जगह पर करती है, वो जगह क्या है? ये चिल्लास नाम की जगह है, चिल्लास, चिल्लास नाम की जगह है, वहां पर प्रवेश करती है चिल्लास। ये जो न्यू म्यूरे द्वीप है, न्यू म्यूरे द्वीप, ये बॉर्डर पर, बॉर्डर पर, ये बांग्लादेश भारत का बॉर्डर होता है, भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर है न्यू। पुलिकट झील का जो अग्रभाग है, पुलिकट झील का जो अग्रभाग है, उस द्वीप का नाम क्या है? श्री हरिकोटा किस जगह पर पड़ता है? नेल्लौर, ये जगह नेल्लौर कहलाती है। ये पम्बन द्वीप किस किस देश के बीच में है? पम्बन द्वीप, ये भारत, श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के। ये बचपन बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई ने चलाया। बस इतना ही रखते हैं आज का प्रोग्राम। और दोनों को नोबेल मिला। हाँ, दोनों को नोबेल भी मिला था इसमें, नोबेल प्राइज दोनों को संयुक्त रूप से इस आंदोलन के लिए ही मिला था, स्पेशली बचपन बचाओ के। तो यूसुफजई सबसे कम वो है, सबसे कम उम्र की नोबेल लेने वाली महिला जी। ये क्या बात है, आज कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो रही है, कैसे सब गायब है? आज प्रॉब्लम क्या है? ऐसे कोई समस्या हो रही है क्या कनेक्टिविटी में? बहुत कम लोग हैं कनेक्ट। अगर समस्या हो रही है, ज्यादा समस्या हो रही है, तो फिर इस पर बात कर लीजिए, मैडम से बात कर लीजिए क्या करना है, जिनको ज्यादा समस्या हो रही है।
जो नहीं चला पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, तो कोई ऑप्शन देखा जाएगा उसके लिए, लेकिन पढ़ाई ब्रेक मत कीजिए किसी भी तरीके से। और एक काम कीजिए, अब जो पीछे का जो डाटा हो गया है उसका डेली रिवीजन लगाइए, चाहे आप आधा घंटा दीजिए उसको, डेली रिवीजन कर दीजिए पुराने सभी डाटा का एक बार। अब ये मत चलिए कि थोड़ा थोड़ा करेंगे, अब थोड़ा थोड़ा मत कीजिए, आपका लगभग पूरा कवर है और पूरे की ही कवर कीजिए जब भी कीजिए, और कहीं से पढ़ते उखाड़ने की कोशिश कीजिए हल्की हल्की। अब जैसे आपका लाइफ साइंस कंप्लीट है, तो लाइफ साइंस में आप कहीं लेके बैठ गए, जैसे हड्डियों को ही लेके बैठ गए, तो उसकी परतें उखाड़ने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर कंफ्यूजन अगर हो रहा है कहीं पर भी, तो देख लेना, अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो तो दो काम करने हैं आपको, या तो उसको वहीं स्टॉप कर देना है, मतलब आपको इनपुट लेना ही नहीं है उसका, अगर कंफ्यूजन हो रहा है, या तो छोड़ दीजिए, या ले लिया है तो कंफ्यूजन वाली जगह पर लिख कर उसको क्लियर। तो दो काम करने हैं, या तो लीजिए मत, और लीजिए तो कंफ्यूजन क्लियर करके तब इनपुट देना, जब तक अपने दिमाग में मत डालिए उसको। ये नहीं है कि आपने रिप्लेस करके दूसरा डाटा डाल दिया, क्योंकि तमाम जगह आपको ऐसा मिलेगा, खास करके जो प्रैक्टिस वर्क बुक है उनमें बहुत सारी गलतियां हैं, और बाकायदा वो उसको एक्सप्लेन भी करेंगे ज्यादा। तो उनके डाटा को डालने से पहले, रिप्लेस करने से पहले अपने डाटा को पहले क्लियर कर लेना। पहली बात तो आप ये मान लीजिए कि वो डाटा गलत है। अगर आपके डाटा को कहीं पर भी वो कहीं अगर विरोधाभास करता, पहले तो आप उसको गलत मान लीजिए, आप अपने डाटा को सही रखिए, चाहे गलत है फिर भी अपने को सही मान कीजिए, फिर भी जब तक कि उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको इस लेवल से, हमारे लेवल से ना मिले, तब तक नहीं डालना है। क्योंकि इस वजह से बहुत क्वेश्चन गलत हुए थे पिछली बार। कुछ लोगों ने क्या किया, जहां तक की प्रैक्टिस वर्क बुक करी और वो डाटा अपना चेंज कर लिया, खुद ही चेंज करके वही वो लगा के आए, वो क्वेश्चन उनके नेगेटिव में चले। तो ऐसा अब ना हो। दो चार क्वेश्चन भी बड़े काम के होते हैं, एक एक क्वेश्चन की भी लड़ाई होती है कभी कभी। अब ये सेकंड स्टेज है, या एक एक क्वेश्चन बड़ा वैल्यू, क्योंकि अब आपकी जो मेरिट लगेगी वो सेकंड स्टेज प्लस आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसको मिला करके। जैसे कि सीनियर क्लर्क के लिए टाइप टेस्ट में जो मार्क्स आएंगे उनको जोड़ा जाएगा, ऐसे ही स्टेशन मास्टर के लिए जो आपका साइको का एग्जाम होगा उसका मार्क्स इसमें ऐड होगा। तो आपका ये मार्क्स सेकंड स्टेज का बड़ा वैल्यू वाला है। और यहाँ ये मत सोचिए कि केवल पास होना है, यहाँ जितना मेरिट में आप ऊपर जा सकते हैं उतना कोशिश कर लीजिए। आप अपना 100% मत दीजिए केवल, क्योंकि 100% तो सभी देंगे, आप अपना 150%, यानी जितनी ताकत है आपके अंदर उसका भी 1.5 गुना ताकत लगा करके अपने आप को कोशिश कर लीजिए। ये जो समय चल रहा है ना, आपके लिए बड़े काम है, क्योंकि सब लॉकडाउन समझ के, सब इस महामारी को समझ के सब जाम पड़ जाएंगे, सब शांत हो जाएंगे, तैयारियां सब बंद कर देंगे। और इस समय जो तैयारी एक्स्ट्रा करेगा, क्योंकि शांति का टाइम है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, इस समय की तैयारी ही उसको नौकरी दे। लोग सो रहे हैं, अब सोएंगे, अब तो सोने दीजिए, सोने। आपका एग्जाम टाइम से होगा, टाइम से हो जाएगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो इसलिए जागते रहिए और एक्स्ट्रा तरीके से जागिए, क्योंकि बाहर के स्ट्रेस सारे अब खत्म हो रहे हैं आपके। इस समय अपना दिमाग, अपना फोकस एकदम एक जगह लगा दीजिए। और रही बात ज्यादा पढ़ने की, ज्यादा डाटा की, तो ज्यादा डाटा जो भी टॉपिक है
जो आपका टॉपिक क्लियर है उसको ज्यादा कीजिए, ना कि नए डाटा। आप नए डाटा पर मत जाइए, जो जो आपको एक्सेस पॉइंट दिए गए हैं उन्हीं को एक आध परत नीचे को उखेड़ के देखिए। जरूरत नहीं है लेकिन मन कर रहा है तो उसी परत को, जैसे आज हमने ये नियम करा दिए न्यूटन, घर्षण करा दिया, अब इसको तो करना ही करना है। इतने इसमें जो क्वेश्चन और गहराई से बन रहे हैं उनको नया टॉपिक करने की जरूरत नहीं है। ऐसी प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस जहां भी आपको मिले, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे बैंक का हो, एसएससी का हो, किसी स्टेट एग्जाम का हो, जहां भी क्वेश्चन आया हुआ है और आपके सिलेबस में वो है तो आप उसको कर लीजिए। ये मत देखिए कि स्टेट एग्जाम का है, ये तो आईएएस का, पीसीएस का, उस जैसा क्वेश्चन यहाँ भी लग सकता है। ये टीसीएस है, ये क्वेश्चन कहीं से भी डाल देती है, किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन को यह शामिल कर सकती है। अगर इसने कहीं एग्जाम लिया है तो उन क्वेश्चनों को यह शामिल कर सकती है, तो इसलिए उन क्वेश्चनों को कर लीजिए।